नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे चोरों की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। आज सबसे पहले बात एक उस खबर की जो इस बार जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंची और खबर पहुंचते ही महकमे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में दोपहर करीब 12:30 बजे एक मैसेज पहुंचा और मैसेज ये कि जयपुर के MGF मॉल की पार्किंग में बम जैसी कोई वस्तु रखी है। और बात जब बम की थी तो पुलिस और दूसरे महकमे के अधिकारियों में हड़कंप भी मचना ही था। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर कौन सा था वो बम और कैसे की बचाव कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले खबर पहुंची जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम और फिर वो खबर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों को। कुछ ही पलों में एक वो खबर सबके पास पहुंच चुकी थी, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल ये खबर थी जयपुर के MGF मॉल की पार्किंग में बमनुमा वस्तु होने की, जिसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया और पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गई। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को, जब सुरक्षा कर्मियों ने इस मॉल को घेर लिया। दरअसल यहां रोजाना की तरह गुरुवार दोपहर भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। अचानक बम की सूचना से मॉल में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने अनाउंस कर पूरे मॉल को खाली कराने के निर्देश दिए। चंद मिनटों में सारे दुकानदार और ग्राहक बाहर की ओर भागे। सूचना के 5 मिनट बाद अशोकनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। 10 मिनट बाद अग्निशमन दल की टीम मौके पर आई और 15 मिनट बाद पुलिस की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी मॉल में तैनात हो गई। करीब आधा घंटे बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर आया। लेकिन साहब, BDS टीम की लेट लतीफी ने यहाँ कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये मामला जुड़ा था मॉक ड्रिल से, और अगर वाकई यहाँ ऐसा कुछ होता तो शायद मंजर भी कुछ और ही होता। लेकिन सवाल ये था कि जिस एजेंसी को यहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहिए था वो लेट क्यों हुई, ये भी जान लेते हैं। हमारे पास में जो 12:38 पर कॉल आया था, मतलब सूचना आई थी हमारे को कंट्रोल रूम से, और हमें जो 12:50 पर वहाँ से रवाना हो गए थे। इसमें जब हम वहाँ से चले तो इस बीच में कई प्रॉब्लम्स आई, जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आई उसमें। उसके बाद हम तुरंत इधर आ गए और आने के बाद हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेशन वगैरह नहीं था। इंडिकेशन होना चाहिए जिसके कारण कि हमारी गाड़ी को और हमारी टीम को आने में कोई विलम्ब नहीं हो। हमको जल्दी जल्दी पहुँचना होता है, कोई भी हादसा हो सकता है। उस हादसे को बचाने के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ता है, तुरंत पहुँचना पड़ता है। हम यहाँ पर है जो करीब 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। हमने मीटिंग के अंदर रखी थी, हमारे को जब भी कॉल मिले करे या जो हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। अब इसके ऊपर ये व्यवस्था ये करेंगे सीट बेल्ट जिसको हमने बताया। जयपुर की सुरक्षा को लेकर यहाँ एक बड़ा सवाल। जिस एजेंसी के लिए उसका पल पल कीमती था, वही एजेंसी
जयपुर के बिगड़े ट्रैफिक का शिकार बन गई। खुद अधिकारी भी इस बात को मानते हैं और उनकी पीड़ा भी यहाँ जायज ही नजर आई। लेकिन यहाँ मामला मॉक ड्रिल से जुड़ा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और अगर सही में ऐसा होता तो फिर जिम्मेदार कौन होता? हालांकि अब इस सवाल पर इलाके के डीसीपी कहते हैं कि अब जिला प्रशासन इस मामले में गंभीर होगा। संदिग्ध वस्तु है जो गांव में हो सकती है। यद्यपि ये मॉक ड्रिल थी, जो एक्सरसाइज थी, इस लिहाज से की गई थी कि सभी विभागों का आपसी समन्वय और जो एसओपीज हैं इस तरीके की घटना से निपटने के लिए, तो वो एक तरीके से वापस से एक्सरसाइज कर लें, अपनी कार्यशैली देख लें, रिस्पांस टाइम देख लें, पहुंचने का देख लें, अपनी तैयारी को देख लें, उस लिहाज से ये की गई। नहीं, अब इसको हम सारी चीज़ें हमने नोट की हैं। अभी हम एक बार बैठ करके तय करेंगे, ब्रीफ करेंगे कौन कौन किसके साथ आया था, क्या क्या सामान था और किस चीज़ की यहाँ कोई और आवश्यकता पड़ी हो तो उसको रिवाइज करेंगे। वाकई बम होने की खबर के बाद पुलिस को जिस तरह एक्टिव होना चाहिए वैसा कुछ नजर नहीं आया। और बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि मॉक ड्रिल भी किसी असल तस्वीर से कम नहीं होती। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ मॉल के गेट पर खड़ी थी, जिन्हें दूर भी नहीं हटाया गया। लोग मॉल की दीवार और गेट से सटे हुए खड़े थे और मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहे। लेकिन बात ये कि क्या इसे असल में मॉक ड्रिल माना जा सकता है? फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। और अब बात एक उस वारदात के फैसले की जिसका लोगों को काफी वक्त से इंतजार था। करीब 5.5 साल पहले की वो वारदात थी जिसके बाद प्रदेश में भी काफी हंगामा मचा था। दरअसल ये वारदात की एक शख्स की हत्या की और वो शख्स था रामकिशन सियाग, राजस्थान के कांग्रेस नेता, जिसके कुछ लोगों ने 24 फरवरी 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन फिर इंतजार था इस वारदात के गुनहगारों के सजा का और सियाग के परिवारों को इंतजार था इंसाफ का। रिपोर्ट बीकानेर से। बीकानेर के इस कोर्ट परिसर में गुरुवार दोपहर काफी हलचल थी। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा और हथियारों से लैस कमांडोज। यहां मौजूद लोगों में आज यही जानने की उत्सुकता थी कि आखिर यहां कौन बड़े अपराधी आने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा में यह कड़ा पहरा लगाया गया है। जाहिर सी बात है, जब सुरक्षा कड़ी थी तो अपराधी भी कोई छोटे मोटे नहीं। और फिर कड़े सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच यहां पहुंचती है पुलिस की एक वो बस जिसमें होते हैं कत्ल के आरोपी। दरअसल ये वो लोग हैं जो बीकानेर के बहुचर्चित रामकिशन सियाग हत्याकांड में शामिल रहे थे। और इस हत्याकांड में हथियार तस्कर अमीन पठान सहित कई नामी बदमाश भी शामिल रहे। दरअसल 24 फरवरी 2011 को यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रामकिशन सियाग की उसके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस
पूरे मामले में पुलिस ने कुल 11 लोगों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। चौसठ महीनों की सुनवाई के बाद गुरुवार को एडीजी कोर्ट ने सभी आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ने सब मुलजिमान को 302/149, 120 आईपीसी में दोषी माना है और 307 में दोषी नहीं माना। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी 302 में अगर कम से कम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं हो, रेयरेस्ट हो जब तो फांसी दी जाएगी, अन्यथा इसको इन सबको 20-20 साल की जेल होगी। क्योंकि 302 में 2 ही सजाएं, एक तो एलआई और एक डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस नहीं देंगे तो एलआई मिलेगी। कत्ल के इन गुनहगारों को आज जब कोर्ट ने उनके गुनाह की सजा सुना दी तो पीड़ित परिवार के लोगों ने भी न्यायपालिका का आभार जताया। दरअसल इस फैसले से पहले कोर्ट ने करीब 64 महीनों तक इस हत्याकांड मामले की सुनवाई की और इस दौरान कई गवाह भी पेश किए गए। वहीं उस वक्त के एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी इस मामले में बड़े पैमाने पर सामने आया था। लेकिन अब इस सजा के ऐलान के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने कोर्ट का आभार जताने के साथ ही इलाकों के लोगों का भी शुक्रिया जताया है। हमारा यही कहना है कि 24 फरवरी 2011 को हमारे भाई साहब का मर्डर हो गया था। इन लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से भरे बाजार के अंदर इन्होंने सरेआम गोली हथियारों से लेस होकर आए और भाई की सुबह 9:30 बजे के आसपास हत्या कर दी। उसके बाद ये एफआईआर लॉन्च हुई और पुलिस ने इसकी तफ्तीश करके कुछ लोगों को 120B में रखा और कुछ लोगों को उन्होंने रखी, क्योंकि उस टाइम हबीब खान गोरान था एसपी, वो इनसे मिला हुआ था, सभी मुलजिमानों से मिला हुआ था। कॉल डिटेल में भी उसने उन मुलजिमानों से उनकी मिली हुई सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद में अब उन्होंने चार्जशीट पेश की, कुछ लोगों को 120B में लिया, कुछ को 302 में लिया। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने 64 महीने के इस संघर्ष के बाद 64 महीने सभी को 302 में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम न्यायपालिका को आभार प्रकट करते हैं, सभी जनता का हम आभार प्रकट करते हैं जो इस समय में दुख की घड़ी में हमारा सहयोग दी। बहरहाल करीब 5.5 साल बाद अब कोर्ट ने बहुचर्चित रामकिशन सियाक हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। फर्स्ट इंडिया के लिए बीकानेर से विक्रम चक्रवाल की रिपोर्ट। कहते हैं कि किसी भी गुनाह की सजा जरूर मिलती है और यहां भी यही देखने को मिला। इस बार बीकानेर में, जहां अपराधियों को तो उनके जुर्म की सजा मिलने से पीड़ित परिवार को राहत तो मिली, लेकिन वहीं जयपुर में पुलिस की लापरवाही से उन पीड़ितों को राहत नहीं मिल पाई जिनके साथ हुई थी एक ठगी की वारदात। और ठगी का वो खेल चल रहा था पुलिस के साथ। लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय खाकी हाथ पर हाथ धरे बैठे। कौन सी थी वो ठगी की वारदात, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।